हेलो डियर स्टूडेंट, बेहतर रिजल्ट में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं और हम लोग बेहतर रिजल्ट के चैनल पर साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन को कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के सिलेबस को लेकर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2 सेट मैंने प्रीवियस लाइव क्लासेस में मैंने सॉल्व करवाए हैं और उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करवाया गया है। उसी क्रम में हम लोग तीसरा सेट आज चलते हैं सॉल्व करने की ओर, जो बताया गया कि अनसॉल्व पेपर है आपका क्लास 10th का यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का होगा। और ये जो सेट आपका दिया गया है, ये सेट आपका 3 है। कौन सा सेट है? सेट 3 2023 का है। और जो सेट कोड आपका है वो 824 EL करके। तो ये आपका सेट है 2023 का है, 824 EL करके आता है। और कक्षा 10 में केमिस्ट्री पोर्शन को हम लोग ध्यान रखते हैं और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं पहले उपभाग में, उसको सॉल्व करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया ऑब्जेक्टिव में कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो कह रहा है कि पहला अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, और पहली बात करा कि कह रहा है कि अगर कार्बन को हमने कहाँ पे, अगर वायु के साथ जला दिया, और वायु का मतलब होता है कि यहाँ पे मात्रा किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की होनी चाहिए। किसकी मात्रा होनी चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो दहन क्रिया में बहुत ही ज़्यादा सहायक माना जाता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर वायु के साथ जलाया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है हम लोग को यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, देखिए ऑप्शन को आपके पहले ऑप्शन दे रहा है कि ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन रिएक्शन है आपकी। कि दूसरी बात इसमें कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है। या तीसरा इसमें दे रहा है आपको, यह आपका जो DDR दे रहा है, ड्यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर हिंदी में बोले उसको तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा इसको। और चौथा आंसर इसमें दिया हुआ है जो कह रहा है बात किसकी? वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहा है। तो देखिए प्रीवियस लाइव क्लास में हम सब लोग ने विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया का हम लोगों ने एनालिसिस किया है। इसके बारे में बात हो चुकी है। तो उसमें बताया जाता है कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो कह रहे हैं कि दो आपके जो अभिकारक हैं किसी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात वहाँ पे दो उत्पादों को आपस में जोड़ा जा रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि दो एकल उत्पादों को यहाँ पे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सॉरी, दो अभिकारकों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है जिससे एक कोई एकल उत्पाद प्राप्त हो। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है इनको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस अगर करें तो समझने का प्रयास करिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो रिएक्टिविटी के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? रिएक्टिविटी के आधार पर होती है। अर्थात क्रियाशीलता के आधार पर होगी। किसके ऊपर होगी? क्रियाशीलता के ऊपर आधार होगी। और क्रियाशीलता के ऊपर आधारित कहाँ से है? ECS के ऊपर आधारित होती है। ECS का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर आधारित होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? बताया जाता है कब? जब धातु की प्रबलता या तत्वों की प्रबलता बताई जाती है वहाँ पे कि कौन सा आयन, कौन सा तत्व का आयन किस तत्व के आयन से ज़्यादा क्या है? क्रियाशीलता ज़्यादा है। तो दूसरा वाला तत्व जो होगा वो ये दूसरे आयन को अपने साथ क्या करेगा? विस्थापित करने का प्रयास करेगा। आशा इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ECS के बारे में बात होगी। जैसे मान लिया वो छोटा सा कंपाउंड अगर हम ले लें और कहता है ये क्या कि अगर Fe है और यहाँ पे क्या लिखा है? CuSO4। तो अगर Fe जाएगा तो कॉपर सल्फेट में कॉपर की जो क्रियाशीलता है
वो आयरन की तुलना में कम है, तो आयरन जाएगा क्या बनेगा, FeSO4 बना लेगा और ये कॉपर को खट से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अर्थात ECS में इसकी क्रियाशीलता कम और इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। DDR द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें आयनों के विनिमय से अभिक्रिया संपन्न होगी। किससे संपन्न होगी, आयनों के विनिमय से अभिक्रिया संपन्न होगी। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे लिखा AgNO3, क्या लिखा, AgNO3, और हमने रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, NaCl के साथ करवा दिया, कॉमन साल्ट है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से आयन को विस्थापित करेगा, प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, और इसको क्या करेगा, आयन के द्वारा विस्थापित कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा आपका NaNO3 जो कि सोडियम नाइट्रेट बोला जाता है इसको, और एक सुंदर सा क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। तो DDR का मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पे आयनों का विस्थापन होगा। किसका विस्थापन होगा, आयनों के विस्थापन से अपक्रिया संपन्न होती है। आप इसको समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। फिर बात होती है वियोजन अपक्रिया की। किसकी बात हो रही है, वियोजन अपक्रिया की। तो अब वियोजन अपक्रिया में कहने का मतलब ये है कि कोई एकल अभिकारक, किसको, किसी भी एकल अभिकारक को उसकी किसमें, दो अलग अलग उत्पादों में अगर बदल दिया जाए तो ऐसी अपक्रियाएं जो होती है वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वियोजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से क्या करना, तोड़ देना। जैसे मान लिया जाए कि ये मार्कर है और ये मार्कर आपका कैसा है, माना जा रहा है कि ये क्या है, एक आपका अभिकारक है, और इस अभिकारक को हमने क्या किया है कि इसको मैंने, अब देखो एकल है ये, और इसको हमने क्या किया, इसे तोड़ के हमने इसको क्या किया, अलग कर दिया। तो अलग करने का मतलब कि अभी अभिकारक था, अब हमको प्राप्त कैसे हो रहे हैं, इसके दो अवयव प्राप्त हो रहे होंगे। तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2KClO3, अगर 2KClO3 को तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2KCl प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गई और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया। तो अगर ऐसी अभिक्रियाएं अगर आपके पेपर में आती हैं, देखिए एक चीज़ दिमाग लगाइए कि अगर हमने 3 सेट केमिस्ट्री के सॉल्व किए और ये वाला जो सेशन है आपका, जो ये वाला अनसॉल्व का पेपर होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आपको भैया करना क्या है कि आप अपनी जब वीडियो देख रहे होते तो वीडियो के साथ में ये देखते रहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस सेट में रिपीट हो रहा है। तो जो क्वेश्चन जिस सेट में रिपीट हो रहा होगा भैया मेरे, वही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलने वाले हैं। समझ लीजिए इस चीज़ को कि जितनी भी प्रायोरिटी अगर देखी जाए किसी भी सिलेबस में या किसी भी अनसॉल्व में या किसी भी पेपर में अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे तो उनकी प्रायोरिटी, उनकी जो क्या कहते हैं प्राथमिकता है, जो उनका महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। अर्थात वहाँ से ही वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि साइंस के सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना आपके लिए बहुत ही ईजी है। अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं, 95, 97, 98, 99 तक जा सकते हैं। बस करना क्या है कि जिस लिमिटेशन, जिस क्राइटेरिया में अनसॉल्व के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हों उस क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाइए। अगर वो क्वेश्चन आपके तरीका, अगर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये चीज़ जान लीजिएगा कि आपका पेपर क्या है, आपके हाथ में। ये लेफ्ट हैंड जॉब है आपके लिए। अगर आप अनसॉल्व सॉल्व करके नहीं जा रहे होते तो आपके लिए दिक्कत है कि सिलेबस आपका थोड़ा ब्रॉड है और उस सिलेबस में क्वेश्चन को क्या छांट करके रखा जाएगा कि 10th के लेवल पे कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट हों और लगातार किसी अनसॉल्व में रिपीट होते हों। बस समझ रहे ना। देखिए मैं 23 का सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि पीछे के और सारे सेट सॉल्व करूँ और लास्ट में एग्जाम के ड्यूरेशन के टाइम में आपके हम क्या करेंगे, जो 2024 का सेट होगा उसको भी सॉल्व करवाने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। तो लगातार आप बने रहिएगा, लेकिन क्वेश्चन को आप वहाँ पे टिक लगाते रहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक में आपका आ रहा होता, रिपीट हो रहा है, लगातार सेट में रिपीट हो रहा है। जिससे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है कि अभिक्रिया से आना है। अब एक क्वेश्चन अभिक्रिया से कहाँ से, संयोजन अभिक्रिया से पूछ सकता है, विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछ सकता है, DDR से पूछ सकता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया से पूछ सकता है, फिर आपकी वियोजन से पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब रट्टा मारने से आपका काम नहीं चलने वाला, एक बार इसको मान लीजिए। अब क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि जो जो क्वेश्चन कहीं पर रिपीट हो रहे होंगे उस क्वेश्चन को आप पकड़िए और क्वेश्चन को पकड़ने के बाद उसका एनालिसिस करिए, उसके चारों विकल्प का एनालिसिस करिए कि चारों विकल्प से क्वेश्चन अगर चेंज कर रहा है क्वेश्चन को तो वहाँ से उस क्वेश्चन को आप क्या करें, सॉल्व कर ले जाएँ। आशा इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आके, क्योंकि समय आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जिंक चूर्ण पर, सुनते रहिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है कि जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है। समझिएगा क्वेश्चन को कि कह रहा है कि जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर ये माना जाए तो। इसमें बताता है कि अगर जिंक की क्रिया, किसकी क्रिया, जिंक की क्रिया अगर हम लोग करें तो जड़न की क्रिया किससे, H2SO4 से,
माध्यम कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। बाबूजी डाइल्यूट का मतलब होता है तन, और अगर इसकी क्रिया करेगा तो जिग की क्रियाशीलता जो होती है वो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 का चार्ज होता है। देखिए अगर इसको यहाँ पे तोड़ें तो सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? डबल माइनस का चार्ज होता है। तो लेकर किसको जाएगा? जिंक सल्फेट को लेकर जाएगा, और जिंक सल्फेट के साथ में आपकी सुंदर अच्छी खासी गैस कौन सी? हाइड्रोजन को, बेचारे को भी स्थापित कर देगी। तो हाइड्रोजन इसमें स्थापित हो सकता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन को करने में। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही आसान है, देखेंगे क्वेश्चन सट से उड़ा देंगे तुरंत। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस इज करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब पर, सामान्य तापक्रम तथा दाब पर द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। अब देखिए बात इसमें अगर हो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर पर, बात समझिएगा, नॉर्मल प्रेशर पर अगर कोई भी अगर द्रव होगा, जैसे क्लोरीन को बात करें तो क्लोरीन आपकी हैलोजन फैमिली में आती है। हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन भी आपके हैलोजन फैमिली में आती है। बात करें ब्रोमीन की, ब्रोमीन भी आपकी हैलोजन फैमिली में आती है। बात करें किसकी? हम लोग बात करते हैं आयोडीन की। तो अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये बताया गया है कि सामान्य 9th और 10th के चैप्टर में लिखवाया था नोट पॉइंट में कि वह कौन सा ऐसा तत्व है जो अधात्विक नेचर रखने के साथ साथ सामान्य ताप और दाब पर कैसी पाई? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपका कौन होगा? ब्रोमीन होगा। कौन होगा ये? ब्रोमीन होगा। कौन होगा? ब्रोमीन। तो ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? समझिएगा इसको। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि प्रोपेनॉन, अगर इसको ठीक से खोलें, अगर हम लोग अगर लिखें तो इंग्लिश में कुछ चीज़ें और अच्छी क्लियर हुई। तो प्रोपेनॉन, अब प्रोपेनॉन में देखो, अगर प्रोपेनॉन लगाया गया होगा तो इसमें लगाया गया होगा क्या? प्रोपेन प्लस ओन लगाया गया होगा, और ई इसमें हटा दिया गया होगा। तो जब ई हटाया होगा तो क्या प्राप्त होगा? प्रोपेनॉन प्राप्त होगा। अब प्रोपेनॉन में जो फंक्शनल ग्रुप ओन का अनुलग्न लगा हुआ है ये कहीं और नहीं मिलता, ये हमारे कीटोन समूह में मिलता है। कहाँ मिलता है? हमारे कीटोन समूह में मिलता है। कहाँ मिलता है? कीटोन समूह में मिलता है। और कीटोन समूह का जो क्रियात्मक समूह हमारा बनता है वो RC+O_R करके बनता है। क्या बनता है? RC+O_R करके बनेगा, जहाँ R और जो R' होगा ये डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल होंगे। कौन होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल, मतलब अलग प्रकार के एल्किल होंगे। और उन एल्किल की पहचान जो होती है वो CH3 के साथ की जाती है, या CH3CH2 के साथ की जाती है, या C2H5 के साथ की जाती है। तो यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा हो सकता है? देखिए ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया OH, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें COOH, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है C+O, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है CHO का। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपने कार्बन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से IPSC को क्लियर किया होगा तो इसके जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत टिक मार के आप चले आएंगे। उसमें समय जो लगेगा आपका 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। यकीन मानिए 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, और उसके लिए आप अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसी को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो OH समूह है ये आपके एल्कोहल को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? एल्कोहल को। और इनका जो अनुलग्न होता है, क्या होता है? अनुलग्न होता है, उनका अनुलग्न होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन है आपका? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अनुलग्न होता है वो ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड होता है। फिर बात करते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बोनिल समूह है, और कार्बोनिल समूह में अगर एल्किल निर्धारित हो जाता है तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा है? ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप में कौन सा अनुलग्न लगेगा? ओन। CHO भी आता है, इसको भी कार्बोनिल समूह में रखते हैं। लेकिन अब चूंकि अब आपका 10th लेवल है तो इसलिए थोड़ी सी आप इसको कहाँ पे, कार्बोनिल समूह का ग्रुप ये भी होगा, लेकिन इसको किस में मेंशन करते हैं हम लोग?
एल्डिहाइड भी मेंशन करते हैं। और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो अल होता है। क्या होता है? अल। अब देखो यहाँ पे हम बात करें तो प्रोपेनॉन ओन है, और ओन किस में आता है? ओन। देखिए ऑल आता है, ओइक आता है, ओन आता है, अल आता है। तो इसलिए तीसरा विकल्प, कौन सा विकल्प है यहाँ पे? तीसरा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा, जिसे बताया जाएगा प्रोपेनॉन का अगर सही आंसर देखा जाए तो सी डबल बॉन्ड ओ, जहाँ पे दो एल्किल समूह को क्या किया जाएगा? व्यक्त करवाया जाएगा। आशा इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कह रहा है कि एक कॉलम दिया गया है। आप पेपर में अगर अपना अनसॉल्व अगर खोलिएगा तो अनसॉल्व को सॉल्व करने में 2023 के इस को जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे दिया गया है। कह रहा है कि एल्डिहाइड अगर है तो एल्डिहाइड को कैसे बिलोंग किया जाएगा, एल्काइन है तो उसको कैसे लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक है तो वो कैसे बिलोंग किया जाएगा, और हेलो एल्केन है तो अब देखो हम चारों की अगर बात करें कैसे पहचानेंगे हम, कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बोर्ड पे उसको मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन उसका तरीका हम आपको बता सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि अगर क्वेश्चन में एल्डिहाइड दिया हो, क्या दिया हो? एल्डिहाइड, फिर एक आपके साथ में दिया हो एल्डिहाइड के साथ में आपका कोई एल्काइन दिया हो, एल्काइन दिया हो, या फिर एल्काइन के साथ में कोई आपका कार्बोक्सिलिक समूह दिया हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई समूह दिया गया हो, या फिर कोई आपके हेलो एल्केन का समूह दिया गया हो। तो अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके आते हैं जिसमें उनको सुमेलित करना हो या उनको आपको क्या करना है, मिलाना है एक दूसरे के साथ में, और पूछा जाए इसका सही विकल्प क्या हो सकता है, तो उस सही विकल्प के लिए आपको क्या करना है कि आप उसकी क्रियात्मक समूह को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में कुछ भी बनेगा तो वो किस समूह को लेकर व्यक्त करेगा? CHO समूह को लेकर व्यक्त करेगा। अगर एल्काइन लगा हुआ है तो एल्काइन में ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। भैया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में, कहाँ पे? कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो और या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर होगा तो समूह भी व्यक्त करेगा किसको? एल्कीन को व्यक्त करेगा, जिसका जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो CnH2n होगा। अगर एल्काइन के बारे में बात किया जाएगा, किसके बारे में? एल्काइन के बारे में, तो यहाँ पे CnH2n-2। तो अगर ऐसा कोई अगर व्यक्त किया जाएगा तो वहाँ पे किसको? एल्काइन को मेंशन करें। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एल्काइन के बारे में बात करो, तो यहाँ पे बात किसकी होगी? एल्काइन की बात होगी। किसकी बात होगी? एल्काइन की। और फिर कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह में जहाँ पे COOH समूह मिल जाए, जहाँ भी COOH समूह मिल जाए, या कहीं पे भी ओइक एसिड टाइप का कुछ दिखाई पड़े तो उसको टिक मार दीजिएगा कि आपका कार्बोक्सिलिक समूह। हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन का मतलब होता है, इसको तोड़िएगा तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। कौन होता है? हेलोजन। और हेलोजन में कौन है? FCl, Br, I। अगर इतने लोग कहीं लगे हों तो उनकी बात किस में की जाती है? हेलोजन में व्यक्त की जाती है। और एल्केन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो एल्किल समूह है। तो हेलोजन के साथ अगर कहीं पे एल्किल की संतृप्तता को पूरी की जाए तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसे कंपाउंड बना हुआ है, C है। अब C का मतलब कार्बन, कार्बन का मतलब इसी संयुजता कितनी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। तो यहाँ पे अगर C का रखा गया तो देखिए 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? Cl। तो ये बनेगा क्या? क्लोरोमेथेन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोमेथेन। तो अब जैसे ऐसे कंपाउंड अगर लिखने के लिए आते हैं कोई उसमें पेपर में करने के लिए या सुमेलित करने के लिए आता है तो अब ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं जहाँ पे Br लगा हो या Cl लगा हो या F लगा हो, कुछ भी लगा हो ऐसे हेलोजन फैमिली में, तो वो उसका हेलो एल्केन होगा। बस ध्यान रखिएगा कि जब कार्बन की संतृप्तता को बैलेंस किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा, तो उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा होगा किसके? हेलोजन को रिप्लेस कर रहा होगा। किसको रिप्लेस कर रहा होगा? हेलोजन को रिप्लेस कर रहा होगा। तो ऐसे समूह जो होंगे हेलो एल्केन के होंगे। किसके होंगे? हेलो एल्केन के। किसके? हेलो एल्केन के होंगे। अब ये तो आपकी कौन से है?
बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर अगला एक क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर अब देखिए पेपर को आप पढ़ने का पूरा प्रयास करिएगा, पेपर को पढ़ के अंत तक जाइएगा, और अंत तक जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई इजी मिलेगा, कोई मॉडरेट मिलेगा, कोई हार्ड मिलेगा। तो हार्ड क्वेश्चन में अगर आप जानते हैं तो उसको आप नोइंग प्रोसेस में करिए। अगर नहीं जानना है तो आप पहले कौन सा करेंगे, मॉडरेट वाला। और मॉडरेट भी नहीं जानना है, मॉडरेट में कन्फ्यूजन, तो पहले कौन सा, ईजी वाला करेंगे। ईजी के बाद मॉडरेट में जाएंगे, मॉडरेट के बाद फिर हार्ड में जाएंगे। हार्ड में पहले बैठ के आप अपने टाइम का क्या करेंगे, अपने टाइम को बर्बाद मत करिएगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो अब जैसे लिखा है क्वेश्चन कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ, समझिएगा बात, कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो किसी भी बच्चे से पूछा जाए बहुत धड़ल्ले के साथ आंसर देगा कि सर 4 होता है। कितना होता है, 4। तो सर कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। हम लोग जब चैप्टर पढ़ाते हैं कार्बन वार्बन का तो उससे वैलेंसी को बार बार बोलते हैं, कार्बन कितनी, 4, कार्बन कितना, 4। तो कम से कम बच्चे उसको हज़ारों बार बोल जाते हैं क्लास में, तो उनको याद हो जाता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो उसको उड़ा देना है। समझ रहे हैं ना। फिर आगे देखिए, ये तो आपके बहुविकल्पी की एनालिसिस होगी। किसकी एनालिसिस होगी, बहुविकल्पी की एनालिसिस होगी। अब ये ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आते हैं, अब इसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन बहुविकल्पी में लगातार रिपीट हो रहे हो उसका एक खांचा बनाइए, उसको उसमें मेंशन करिए और उस क्वेश्चन पे लग जाइए तैयारी करने के लिए कि उस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, गिरा देना मार के। समझ रहे हैं ना बातों को। अब आइए इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, उपभाग सेकंड में, इसको इतने को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो उसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। और समीकरण को अगर संतुलित करना है तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपके दिमाग को उलझाने का कितना अच्छा तरीका दिया है इसने। दे रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड किस माध्यम में, गैसीय माध्यम में दी गई। तो यहाँ पे गैसीय माध्यम हो गया। अगर ये लिखा हुआ है AQ, तो AQ का मतलब होता है भाई लोग क्या, एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय माध्यम होता है। कैसा होता है, जलीय माध्यम होता है। और कह रहा है बन क्या रहा है, तो देखो इसका पोस्टमार्टम करो थोड़ा सा। और पोस्टमार्टम क्या करेंगे कि सी कैल्शियम की जो बैलेंसी होती है +2 में आती है। तो अगर इसको अगर हम खोलें तो C के साथ में OH को खोल सकते हैं और यहाँ भी OH कर सकते हैं। और टक से क्या निकल जाएगा आपका, H2O निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। और बाकी जो बचेगा उसको हम ऐड कर ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका CaCO3 और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। और इसको भाई लोग बोलते हैं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या कह रहा है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। तो हमें तो लग रहा है कि समीकरण संतुलित है। इसको ध्यान से देखिए कि अगर ये समीकरण की, अगर ऐसे समीकरण संतुलित करने के लिए यार देखो क्वेश्चन डायरेक्ट इसने क्या दिया है कि कहा है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। तो उसने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। कहा कि समीकरण को संतुलित करो। अब बच्चे क्या होंगे, फंस जाएंगे और कहेंगे साहब जब बैलेंस करने के लिए कह रहा तो कहीं ना कहीं कुछ दे रहा होगा, इसको आपको संतुलित करना ही करना है। भैया ये ऑलरेडी संतुलित है, इसको देख लीजिए, ये स्वयं संतुलित है। इसमें कोई आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आप मानिए इस चीज़ को कि क्वेश्चन आपको उलझाने का भी प्रयास करेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि लिखा है मेथेन। अब मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। कह रहा है कि इसकी क्रिया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में करनी है। और ऑक्सीजन किसका माध्यम काम कर रहा है, गैस का माध्यम का काम कर रहा है। जबकि मेथेन भी किसकी काम कर रही है, गैसीय माध्यम का काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर क्रिया करवाते हो, अब देखो जब मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो निश्चित रूप से समझने का प्रयास करिएगा कि वह दहन करवा रही है। क्या करवा रही है, दहन करवा रही है। तो यहाँ पे अगर बात होगी तो किसकी होगी, दहन की बात होगी। किसकी बात होगी, दहन की बात होगी। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वह युगी कन्फर्म है क्या है, वो आपका कंबस्शन करेगा ही करेगा। समझ रहे ना इस चीज़ को। तो अब यहाँ से अगर बनेगा तो क्या बन सकता है, CO2 बन सकता है, और CO2 के साथ क्या बनेगा, H2 बनेगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 दी गई है तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 2 मोल कर देंगे। समझ रहे ना इस चीज़ को। तो जब 2 मोल इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन 1 ही मोल दिएगा, तो कार्बन 1 ही मोल रखा जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर लें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ, तो यहाँ पे कितना, 2। तो अगर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, 4 मोल है, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, तो कितना करें कि 4 हो जाए। तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, तो समीकरण बनेगा CH4 +
2O2 गिव्स आउट CO2 और प्लस H2O। ये आपका एक सुंदर सा समीकरण हुआ। क्या हुआ भाई साहब? सुंदर सा समीकरण हुआ जिसको आप संतुलित कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो आए भैया ना, कितने नंबर में आ रहे हैं? हाँ जी हाँ, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया। देखिए अब अगर ऐसे क्वेश्चन किए कर रहे गए, इसका टेम्परामेंट आपका सही होगा तो क्वेश्चन आपका धड़ल्ले के साथ हो जाएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें कह रहा है आपके साथ कि साहब अगर आयरन ने क्रिया की किसके साथ में? कॉपर सल्फेट के साथ में, तो निश्चित रूप से आयरन विस्थापित करेगा किसको? कॉपर को। तो ये हो जाएगा क्या? FeSO4 और प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा? कॉपर। अब कॉपर अगर ऐसे निकल रहा तो ऐसी क्रिया अगर पूछी है तो क्या हो सकता है? तो आप बताएंगे। अब उसमें कह क्या रहा, सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभिकारक एवं उत्पाद के नाम बताइए। अब इससे अच्छा क्वेश्चन आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है कि इसमें आपसे नाम पूछा है, यौगिक का नाम पूछा है। तो ये तो आपका आयरन है, ये आपका आयरन है। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ये फेरस और फेरिक बदल जाता है, +2 +3 के साथ में। और ये आपका कॉपर सल्फेट कौन है? कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट जब प्रतिस्थापित हुआ तो फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे उसने कॉपर को अवक्षेपण के माध्यम में मुक्त कर दिया है। कहीं कहीं पे इसका नाम आयरन सल्फेट भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा वीरों। आपको इसको आयरन सल्फेट लिखने में तनिक भर आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें अपघटन का एक उदाहरण दीजिए। केवल अभिक्रिया समीकरण देना, नॉट परिभाषा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कह रहा हो कि आप सिर्फ उसमें अपघटन की दीजिए, परिभाषा नहीं, सिर्फ समीकरण देना है, तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें भाई? हमको भी तो सेल्फिश बनना है ना इसमें। तो अब देखिए, उसमें अपघटन अगर बात करें तो केवल अभिक्रिया देना है। तो जिसको थोड़ा सा हमने क्या किया, हीट दे दें और वो टूट जाए अपने पार्टों में, अपने भागों में, सॉरी पार्ट्स होते हैं, अपने भाग में टूट जाएं, तो ऐसी अभिक्रियाएं उसमें अपघटन कहलाती हैं। उसमें मतलब उष्मा देकर, अपघटन का मतलब तोड़ देना, विखंडित कर देना, अलग अलग कर देना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी उसमें अपघटन कहलाएंगी। और उसमें अपघटन अभिक्रिया अगर देखी जाएगा, टेम्परेचर के एनालिसिस कर रहे होते हो आप वहाँ पे और आपने उसको टेम्परेचर दे दिया है, तो आप वियोजन अपक्रिया को टेम्परेचर दे के उसमें अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। समझिएगा इसको। जैसे हम मान लें यहाँ पे कि हमने लिया क्या, CaCO3। अब CaCO3 को हमने क्या कह दिया कि भाई मैं आपको उष्मा दे रहा हूँ और उष्मा के साथ आप टूटिएगा, आप अपघटित हुइएगा। कहा ठीक भाई साहब। तो जब ये टूटा तो ये कुछ ऐसे टूटा, देखो CaCO2.O में टूट गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, CaO और प्लस क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो भैया ये जो आपका है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कौन है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो आपका है, ये आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा आपका? ये कार्बन डाइऑक्साइड। निकल गई रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का दिया हुआ, तो 2 नंबर में आपको 2 उदाहरण इसके करने पड़ेंगे। तो अब एक और अगर ले लिया जाए, तो अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लिख लें तो आप तोड़ सकते हैं इसको, मरकरी ऑक्साइड ले लीजिए। किसको ले लेंगे हम? मरकरी ऑक्साइड को। और मरकरी ऑक्साइड को फिर वही माध्यम हुआ कि भैया मैं आपको उष्मा दूंगा तो मुझे उत्पाद दो, मैं तुम्हें उष्मा दूंगा और तुम मुझे उत्पाद दो। तो मरकरी टूटी और ऑक्सीजन टूट गया खट से O2 में। समस्या बढ़ गई कि यहाँ पे डायटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके 2 मोल बढ़ाने पड़ेंगे और खट से 2 मोल मरकरी मुक्त हो जाएगी। तो अगर ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें उष्मा देकर अगर तोड़े। अब हाँ, दूसरी चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को सामान्य अवस्था में तोड़ रहे हैं तो किसी एकल अभिकारक को 2 अलग अलग उत्पाद में तोड़ा गया, किसी एकल अभिकारक को 2 अलग अलग उत्पाद में तोड़ा गया, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगी। बस में रहे ना। और इसमें सिर्फ बात किसकी हुई है? आपकी उसमें अपघटन की बात हुई है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भैया ना, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने में जितना मजा आता है उतना किसी भी चैप्टर में मजा नहीं आता, किसी भी सब्जेक्ट में मजा नहीं आता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि केमिस्ट्री को अगर आप फील करेंगे ना, कॉमन सेंस अगर आपका स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री अपने आप होती चली जाएगी। बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए बस। तो यहाँ पे देखो हमने उष्मा दे दिया, टूट गई, अगर उष्मा हटा दी वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। वियोजन अपक्रिया का मतलब यहाँ पे कोई और हमने उत्प्रेरक ले लेंगे तो कोई उत्प्रेरक हो जाएगा तो उसके साथ वो टूट जाएगी। तो अगर ऐसी अपक्रिया होंगी तो उसको उसमें अपघटन में आप रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिना आईयूपीएसी के भैया केमिस्ट्री यूपी बोर्ड होने वाला नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगातार आप प्रयास करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस सेट में रिपीट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया है। बिना क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन होने मतलब ये पेपर सॉल्व होने वाला नहीं है, चाहे थोड़ा सा ही आईपीएससी देगा ज़रूर। तो अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो लिखा है, देखो कैसे लिखा हुआ है इसने। लिखा है कि CH फिर C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में H। संदर्भित अवस्था में अगर इसको लिखें हम लोग तो ये लिखा हुआ कुछ ऐसे है कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड C इंटू H, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इधर है, तो जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इधर है और 3 कार्बन की श्रृंखला है, कोई नामकरण अगर नहीं कर रहे हैं तो 3 कार्बन की श्रृंखला को हम प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। बात समझ रहे हैं ना। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा, एन को हटाया जाएगा और एल्कीन के अनुलग्न को लगाया जाएगा तो बन जाएगा क्या? प्रोपाइन। क्या बनेगा? प्रोपाइन बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम लगातार आपसे विखंडित अवस्था में सॉल्व कर रहे हैं कि अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा हिला हो तो उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। और कहीं भी दिक्कत हो रही होगी किसी भी सेट में, अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आपको पूरा आंसर देंगे। क्योंकि लगातार हम चैनल पे बने रहते हैं और एक एक कमेंट हम पढ़ा करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक से हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन से जो कंटेंट है हम लोग आपको बहुत सॉलिड कंटेंट देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आप लिख ले जाएंगे पेपर में तो इसका एक नंबर किसी में हिम्मत नहीं कि काट सके। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि C यहाँ पे H, यहाँ H, बैलेंसी को पूरा करना है कार्बन को कि कार्बन नाराज ना हो आपकी। और उसके बाद फिर लगाया गया यहाँ पे कितना? एक H और लगाया गया, फिर एक H लगाया गया। और देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं आया हूँ। मैं कौन? CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब अनुलग्न कौन लेकर आएगा? अल का अनुलग्न लेकर आएगा। किसका अनुलग्न लेकर आएगा? अल का अनुलग्न लेकर आएगा। और मिनिमाइज करो इसको, तो मिनिमाइज करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा क्या? CHO। क्या बनेगा? CHO। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो ये बन जाएगा क्या? ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूटेन। और क्या लगाएंगे यहाँ पे? 1 अल। तो 1 अल लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? अल। क्या लगा दिया? अल। तो क्या बनेगा? क्या? ब्यूटेनल बनेगा। क्या बनेगा ये? ब्यूटेनल। क्या? कि क्वेश्चन दिया गया जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, उससे बात किया गया है कि संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखनी है? संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखना है। तो उसी को अगर आगे बात करें हम लोग, आगे बात करें तो कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए हम इसका एनालिसिस अगर करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो इंग्लिश होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो इंग्लिश होती है, इसको लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है, पहले इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से, किससे? कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के, सैचुरेटेड और यहाँ पे बात होगी किसकी? अनसैचुरेटेड की बात होगी। अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त। इसको देखिएगा, एस फॉर संतृप्त, यही एस फॉर सैचुरेटेड, और एस फॉर इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्डेड। क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल बॉन्डेड। और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हो गया
कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बंध में कौन सा सिंगल बॉन्ड पाया जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपके हर सेट में रिपीट होने वाला है, तो रिपीट होने के कारण इस क्वेश्चन को यहाँ पे तो ब्रॉड लेवल में सॉल्व करते हैं कि आगे आपको दिक्कत ना पड़े, इसी को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन, अर्थात अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो वो बात करेगा इसकी, एल्केन की बात करेगा। और एल्केन की अगर बात करें तो उसका जो अनुलग्न होता है बेटा वो क्या होता है, एन होता है। इसको जो जनरल सूत्र का रखा जाएगा, इसका जो फार्मूला रखते हैं हम लोग, क्या रखते हैं, फार्मूला रखते हैं, वो रखते हैं CnH2n+2 रखते हैं, जहां n जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। थोड़ा उधर की ओर चलते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन याद रखिए, अन का मतलब याद रखना एब्सेंट, क्या रखेंगे, एब्सेंट। और सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन। कौन सा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो सिंगल